अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी फाइलोजेनेटिक्स की बेसिस के हवाले से हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इसकी इन डेप्थ प्रोसीजर के हवाले से डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ जो है ना जनरल सा ओवरव्यू लेंगे कि फाइलोजेनेटिक्स किन बेसिक्स के ऊपर जो है वो बिल्डअप है। इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग जो है ना वो डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स के हवाले से। एवोल्यूशन इन जनरल से लेकर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की पर्टिकुलर डिस्कशन जो है वो यहाँ पर होगी। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी इस फाइलोजेनेटिक्स की डेवलपमेंट के ट्री की डेवलपमेंट के हवाले से, उन टर्मिनोलॉजी से हम आज रूबरू होंगे। देन हम लोग जो है ना वो डिफरेंट जो फॉर्म्स है ट्री की रिप्रेजेंट करने की, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और प्रोसीजर के हम लोग जो है ना वो कुछ स्टेप्स को जो है वो आज डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर के कंप्लीट स्टेप्स को हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं जी कि एवोल्यूशन क्या है। अच्छा जी, इसके बारे में बहुत सी बार डिबेट्स आप लोगों ने सुनी होगी कि एवोल्यूशन क्या चीज़ है। एवोल्यूशन इज़ अ चेंज जो कि एक बड़े ही तवील मुद्दत के बाद जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, इस एवोल्यूशन को हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग उसके बारे में कहते हैं जी कि नेचुरल सिलेक्शन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के अंदर, उसको इवॉल्व होने में हमें हेल्प आउट की है। नेचुरल सिलेक्शन कैसे वर्क करती है इसके बारे में भी आप लोग डिटेल जानते हैं जी कि डार्विन ने सबसे पहले जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी दी थी और उसने ही एक्सप्लेन किया था कि जो सबसे बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, जो वीकर्स हैं वो जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है ना आप लोग आजकल कोरोना की जो कोविड-19 की वजह से होने वाली डेथ्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ये अर्थ जो है ये अपने आप को रिज्यूम कर रही है और यहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके अंदर हमें जो है ना एक एवोल्यूशनरी टर्न देखने को मिल रहा है। हम लोग एक बहुत बड़े जो है ना वो एवोल्यूशनरी स्टेप्स का एक जो है ना गवाह बनने जा रहे हैं इस दौर में जो गुजर रहा है कि इसमें जो वीक इम्यून सिस्टम रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं और सिर्फ वही सरवाइव कर रहे हैं जो जिनकी एवोल्यूशन जिनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सो पास्ट में भी जो स्पीशीज़ डेवलप होती रही हैं वो इसी तरह से डेवलप होती रही हैं कि जो करंट एनवायरमेंटल चेंज को अडॉप्ट करने के लिए बेस्ट जेनेटिक मेकअप रखते हैं वही सरवाइव किए हैं और जिनका जेनेटिक मेकअप या जिनका अंदर ऐसी तब्दीलियां नहीं थी जो कि सरवाइव कर सकते थी उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। एक्चुअली एवोल्यूशन जो है ना वो बेस कर रही है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर। अच्छा, अब इसी तरीके से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमें जितनी भी देखने को मिलती है अल्टीमेटली जो है ना वो जेनेटिक डाइवर्सिटी से रिलेट करती है। ठीक है, जेनेटिक या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें जितनी देखने को मिलती है, जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है उतनी ही हमें जो है ना बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अल्टीमेटली हमारी जितनी भी फिनोटाइप्स हैं उन सब का दारोमदार जो है ना हमारी जीन्स के सीक्वेंसेस के ऊपर ही है या हमारा जो जीनोम है उसकी अरेंजमेंट के ऊपर ही है। ठीक है, इसी अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए हम लोग जो है ना वो फाइलोजेनेटिक्स का कहते हैं। फाइलोजेनेटिक्स हम लोग कहते हैं जी कि एक किस्म का ये पेडिग्री एनालिसिस है जो हम लोग स्पीशीज़ का करते हैं और ये जो एनालिसिस होता है पेडिग्रीज का ये एक्चुअली बेस कर रहा होता है जेनेटिक चेंजेस के ऊपर कि कौन कौन सी जेनेटिक चेंजेस जो हैं वो आई हैं ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अब फाइलोजेनेटिक्स या जिसको हम लोग यूँ कह सकते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस, तो पेडिग्री एनालिसिस करने के मल्टीपल मेथड्स हैं जिसमें सबसे जो फेमस मेथड है वो फॉसल रिकॉर्ड्स का जो है ना वो यूज़ होता रहा है। प्रीवियसली फेमस मेथड है। उसकी रीज़न ये है कि फॉसल रिकॉर्ड्स जो है ना वो इजी टू आइडेंटिफाई थे, इजी टू जो है वो विजुलाइज थे। इसको आसानी से जो है वो प्रीवियस की बात कर रहा हूँ कि पहले ज़माने में जो है वो इसको आइडेंटिफाई करना जो है ना वो आसान था एज़ कम्पेयर टू डीएनए एनालिसिस जो कि अब हमारे लिए आसान हुआ है। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी और वो कुछ लिमिटेशंस ये थी
कि सब स्पीशीज़ के तो फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते नहीं थे। फॉर एग्जांपल जो सॉफ्ट बॉडीज़ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाते थे। तो फिर हम लोग उनकी एग्जिस्टेंस का कैसे पता लगाएं कि वो कौन पहले जो है वो इवॉल्व हुए। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फॉसिल रिकॉर्ड्स का मिलना इंतहाई रेयर केस था। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली और जियोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मुहित हो जाते हैं कि कुछ स्पीशीज सिर्फ एक खास रीजन के अंदर ही इवॉल्व हुई, तो सिर्फ फॉसिल रिकॉर्ड उन्हीं के अंदर वहाँ पर ही मिलेंगे। और लेट्स से वहाँ पर कुछ जियोग्राफिकल चेंजेस आए अर्थ की सरफेस के ऊपर और अल्टीमेटली वो फॉसिल रिकॉर्ड भी जो है वो एलिमिनेट हो गए। तो हम लोग एक जो है वो एक गैप्स को हमें जो है ना वो देखना पड़ रहा है। सो इन तमाम लिमिटेशंस को ओवरकम किया हमारे पास जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर। अच्छा जी, ये बात मैंने पहले भी कही कि हमारे जितने भी फिनोटिपिक चेंजेस हैं वो एक्चुअली ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन आए हैं ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस जो हमारे आहिस्ता आहिस्ता जीनोम के अंदर आती रही हैं। ठीक है, कि लेट्स से आप लोग अगर इस तरह से फिजिक के अंदर नज़र आ रहे हैं तो वो उसकी नज़र आने की वजह यही है कि आपके जेनेटिक्स के अंदर इस तरह से तब्दीलियां आई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यही जो है ना वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर के साइड के ऊपर जो है वो उनकी पॉपुलेशंस को देखें तो वहाँ पर जो है वो आपको कुछ और फेशियल स्ट्रक्चर और कुछ और जो है ना वो बॉडी फीचर्स देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू एशियन पीपल के। सो ये हमें जो है ना वो डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स जो देखने को मिलती हैं या डिफरेंट जो फिनोटिपिक जो हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं वो एक्चुअली एवोल्यूशन की वजह से हुई हैं और उन म्यूटेशंस की वजह से हुई हैं जो कि एवोल्यूशन के दौरान आई है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है जी उन्हीं म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करना और उन जीन्स को जो है ना वो स्टडी करना, जीन्स के अंदर होने वाली तब्दीलियों को स्टडी करना। इसको फिर हम लोग जो है ना कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉसिल्स। ठीक है, एक वो फॉसिल्स थे लाइक बोन्स उनको हम लोग स्टडी कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉसिल्स को कि हम लोग जीन्स के पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन है वो कहाँ से इवॉल्व हुई है, उसकी प्रीवियस रिलेटेड उसका ओरिजिन कहाँ पर है, वो कैसे कैसे स्पीशीज से जो है के अंदर पाई जाती है, उन सब को जो है ना वो हम लोग एनालाइज करते थे और करते हैं इस मॉलिक्यूलर फॉसिल्स के केस में। इसके एडवांटेजेस हैं कि आसानी से मिल जाता है। आजकल जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं हम लोग जो है वो बड़ी ही आसानी से जो है वो डीएनए एक्सट्रैक्शन की जा सकती है, डीएनए सीक्वेंसिंग की जा सकती है। देन इनको एनालाइज करना जो है वो बहुत आसान है। जियोग्राफिकल वाला जो हमारे पास प्रॉब्लम थी वो एलिमिनेट हो गई है। हम लोग जियोग्राफिकली डिपेंडेंट नहीं रहे डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए। इसी तरीके से हमें जो है ना वो पुराने फॉसिल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने की या उसकी प्रेजेंस को उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग रीसेंट ऑर्गेनिजम्स भी अगर मिल रहे हैं तो उनके जेनेटिक मेकअप से हम लोग उनकी ओरिजिन का अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय कंपेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन जीनोम्स। सो इसी तरीके से जो है ना यहाँ पर फिर हम लोग मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स की अगर डेफिनेशन को देखना चाहें तो वो क्या है जी? स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ जीन्स। जीन्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मुताला बाय एनालाइजिंग जीन म्यूटेशन। किस तरह से हम लोग जीन्स की स्टडी करते हैं? उनके अंदर होने वाली म्यूटेशंस को एनालाइज करके जो कि डिफरेंट पोजीशंस पर आ रही हैं और फिर हम लोग इससे हाइपोथेसिस जो है ना वो डिफाइन करते हैं, डेवलप करते हैं कि उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस क्या है। कि अगर हमने देखा कि एक यीस्ट जो है वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हो रही है तो किस तरह से इवॉल्व हो रही है, उनकी जीन्स को आपस में हम लोगों ने कंपेयर किया। उन प्रोकैरियोट्स की और यीस्ट की जीन्स को जो है वो कंपेयर किया, उनके अंदर होने वाली जो एवोल्यूशन में तब्दीलियां थीं उन म्यूटेशंस को एनालाइज किया, तब जाकर हम लोग जो है वो उनकी एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस के बारे में जान सके। सो एक्चुअली जो है ना इन बायोमॉलिक्यूल्स की अंदर होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है अ, उनको हम लोग जो है वो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स का नाम देते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मेजर एजम्पशंस। 3 मेजर एजम्पशंस हैं जो कि इस फाइलोजेनेटिक स्टडी को कंडक्ट करते वक्त जो है ना हम लोग कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस यूज्ड इन फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्शन आर होमोलॉजीज। होमोलोगस किस तरह से है जी? होमोलोगस हम लोग ये कहते हैं जी कि दो भी ऑर्गेनिज्म जो भी दो ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं, वो आपस में किसी न किसी कॉमन ऑर्गेनिज्म से जो है ना वो ओरिजिन से इवॉल्व हुए हैं। अब ये बात हमें डार्विन ही बता गए जी कि इस एवोल्यूशन जो है वो एक ट्री की तरह डेवलप करता है और चाहे
कोई सी भी ब्रांच हो, कोई सा भी लीफ हो उस ट्री के किसी भी टॉप टिप के ऊपर, वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली जो है ना वो कनेक्टेड है विद द मेन ट्रंक। ठीक है ना। सो ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो, वो आपस में किसी ना किसी कॉमन ओरिजिन से जो है वो इवॉल्व हुए हैं। सो फर्स्ट ये एजम्पशन जो है ना वो की जाती है कि होमोलॉगस है। जिन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग आपस में कंपेयर करने जा रहे हैं वो होमोलॉगस है, वो किसी ना किसी कॉमन एंसेस्टर से मिले हैं। हाँ, करीबी ना हो, कोई दूर का ही कॉमन एंसेस्टर हो, लेकिन उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर जरूर होगा। नेक्स्ट है जी बाइफरकेटिंग। बाइफरकेटिंग से मुराद ये है जी कि टू ब्रांचेस, हमेशा कोई भी एक स्पीशी जब इवॉल्व हुई है तो उसने जो है ना वो नेक्स्ट अपने दो डिसेंडेंट्स, टू डिसेंडेंट्स जो है ना वो दिए हैं। ठीक है। सो बाइफरकेटिंग ट्री की फॉर्म में जो है वो हम लोग इसको देखते हैं। बाइफरकेटिंग की हम लोग आगे जो है डिटेल को भी डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज एवोल्यूशन एवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली। जैसे हमें मेंडल ने कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स होती हैं जीन्स की, तो इसी तरह से एवोल्यूशन भी जो है ना हमारे पास वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हुआ। वो जो दो हम लोगों ने कहा कि दो डिसेंडेंट्स आए, वो दोनों डिसेंडेंट्स जो हैं वो आगे फर्दर इंडिपेंडेंटली जो है वो इवॉल्व होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो दो डिसेंडेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के डिपेंडेंट रहेंगे और एक दूसरे की तरह से ही, एक दूसरे जैसे ही, एक जैसे ही एवोल्यूशन लेकर आएंगे। नहीं, वो दोनों इंडिपेंडेंटली जो है वो इवॉल्व होंगे। एक के अंदर डिफरेंट तरह का एवोल्यूशन आ सकता है और दूसरे के अंदर कम्प्लीटली डिफरेंट तरह का जो है वो एवोल्यूशन जो है वो आ सकता है। सो ये तीन मेन एजम्पशंस हैं जो कि एक्चुअली फाइलोजेनेटिक स्टडी के अंदर जो है वो हम लोग करते हैं और देन हम लोग इसको जो है वो कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना वो कुछ ट्री नज़र आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस ट्री की बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये अगर एक ओरिजिन था, ये पॉइंट जो है जॉइनिंग पॉइंट, ये बता रहा है कि यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर था जिसने आगे दो, एक इस साइड डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इवॉल्व किया। सो इस तरह से बाइफ्रिकेटिंग ट्रीज जो है वो डेवलप होते हैं कि हर कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जो है ना तो एटलीस्ट दो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व कर रहा है। सो ये बाइफिकेटिंग का मीन था जो मैं पीछे बता के आया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना वो हम लोग बात करते हैं जी एक कॉमन ट्री की, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग जो है ना वो नोड कहते हैं। ठीक है। और मेन उसकी रूट नोड होगा जहाँ से सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डाटा जो है वो ज्वाइन कर रहा है, कंबाइन हो रहे हैं। अच्छा, ABCDE ये एक्चुअली टेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम लोग जो है ना इनके सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो जीन का सीक्वेंस हो सकता है, वो किसी प्रोटीन का सीक्वेंस हो सकता है, या पूरी पूरी स्पीशीज के जीनोम का सीक्वेंसेस हो सकता है। इनको हम लोग टेक्सा का नाम से देखते हैं। ठीक है। ये लास्ट जो है वो टर्मिनल नोड्स हैं। ब्रांच हम लोग इसकी जो है ना वो लाइनिंग को कहते हैं और जिस पॉइंट के ऊपर ये मिल रहे हैं उसको हम लोग जो है वो नोड्स का नाम देते हैं। अब मेन नोड भी हो सकते हैं, इंटरनल नोड्स भी हो सकते हैं। बेसिक जो उस पूरे के पूरे ट्री का नोड होगा उसको हम लोग जो है ना रूट नोड के नाम से जो है वो जानते हैं। ये एक मोनोफाइलेटिक लाइनेज वाला जो है लीनेज वाला जो है वो ट्री हमारे पास इवॉल्व हुआ है जिसमें जिसका एक कॉमन एंसेस्टर है। यानी कि ये हम लोग जो है वो 5 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, लेट्स से ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और इन 5 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो है ना वो एक कॉमन एंसेस्टर है। सो सबसे पहले बात करते हैं जी कि मोनोफाइलेटिक ग्रुप जिसे हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग क्लेड के नाम से जानते हैं। क्लेड हम लोग कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो इनका एक कॉमन इंसेस्टर है। फॉर एग्जांपल बी और सी जो है, इन दोनों का एक कॉमन जो है ना वो इंसेस्टर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बी और सी जो है वो एक क्लेड बना रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह से डी और ई जो है, इन दोनों का भी एक कॉमन इंसेस्टर था इस पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं डी और ई भी जो है वो सेम क्लेड से बिलोंग करते हैं। ये एक क्लेड हो गया, ये दूसरा क्लेड हो गया। अब जो ऑर्गेनिज्म ए है, इस ऑर्गेनिज्म ए का जो है ना वो कोई भी पैरेलल ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इसके साथ इवॉल्व हुआ है कॉमन एंसेस्टर से, वन ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग इसको जो है ना वो कहते हैं कि ये एक क्लेड की फॉर्म में नहीं आ रहा। इसी तरह से ये जो सेम क्लेड के ऑर्गेनिज्म हो गए लाइक बी और सी है या फिर डी और ई, ये आपस में, और बी और सी आपस में, ये दोनों जो है ना वो सिस्टर टेक्सा के नाम से जो है ना वो जाने जाएंगे। और इस तरह से आता है जी पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक कहते हैं हम लोग कि जो डायरेक्टली या मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व ना हुए हों लेकिन दूर के किसी कॉमन ऑर्गेनिज्म से जो है ना उनका ताल्लुक बनता हो। फॉर एग्जांपल सी और बी का तो आपस में जो है वो डायरेक्ट एक मोस्ट रीसेंट कॉमन और ओरिजिन या कॉमन इंसेस्टर से जो है वो ताल्लुक है, लेकिन सी और डी का आपस में जो है ना वो डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। लेकिन ये
को इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन में जो है ना वो एक साथ इवॉल्व हुए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पैराफाइलेटिक लिनेज के नाम से कहते हैं कि डी और सी जो है ये आपस में पैराफाइलेटिक है एज कम्पेयर टू विद ईच अदर। अच्छा जी, ट्री की टोपोलॉजी है, ट्री के पैटर्न ऑफ जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन या पैटर्न ऑफ ट्री जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें दो मेन चीज़ें आती हैं, डाइकोटमी और इसी तरह से पॉलीटॉमी। डाइकोटोमी कहते हैं हम लोग जिसमें हमेशा जो एक कॉमन ओरिजिन होता है वो नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में जो है ना वो डिवाइड करता है, जैसे आप लोग प्लांट्स के अंदर पढ़ते हो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। सो इस तरह से ये भी जो है ना वो डाइकोटोमली ब्रांच्ड है कि लाइक फॉर एग्जांपल ये कॉमन ओरिजिन था तो इसकी सिर्फ दो डायरेक्शन बनी, वन डायरेक्शन सेकंड डायरेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर एक कॉमन ओरिजिन ने इवॉल्व हुआ, इसकी भी सिर्फ दो ही डायरेक्शन बनी। जबकि पॉलीटॉमी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एट द सेम पॉइंट जो है वो तीन मल्टीपल जो है वो डायरेक्शन या ब्रांचेस निकल रही हैं। अब पॉलीटॉमी जो है वो एक्चुअली किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ओरिजिनली एवोल्यूशन में हमेशा जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, जिस तरह हम जानते हैं कि एक सेल हमेशा सिर्फ दो के अंदर डिवाइड करता है, ऐसा नहीं होता कि एक सेल जो है वो एट द सेम टाइम तीन के अंदर डिवाइड करे, ठीक है ना। तीन के अंदर कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, एक से दो, दो से चार की फॉर्म में जो है ना वो डिवीजन होगी। बिल्कुल ऐसे ही एवोल्यूशन के अंदर भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये सिंपल स्पीशी जो है या सिंपल जो एंसेस्टर है वो आगे से तीन डिफरेंट जो है वो डिसेंडेंट्स को जो है वो एट द सेम टाइम जो है वो इवॉल्व करे। इस फिनोमिना को जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज में हमें अक्सर देखने को मिलता है, हम लोग जो है वो रेडिएशन कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो इसका फिर इस तरह से रिप्रेजेंट होना ट्री के अंदर क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारे पास इन तीनों जो टेक्सास होंगे जो इस पॉइंट के ऊपर होंगे उनके दरमियान में कोई डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिसिंग है। हमें उसका इन बिटवीन जो है वो ऑरिजिन्स जो है वो अभी ऑर्गेनिज्म जो है वो मिसिंग है, जिसकी वजह से हम लोग उसकी जो हायरार्की है उसको ठीक तरीके से जो है वो अरेंज नहीं करवा पा रहे। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं जी, दो तरह से और ट्रीज जो है वो रिप्रेजेंटेड होते हैं, रूटेड ट्री और देन आता है जी अनरूटेड ट्री। रूटेड ट्री में आपको नज़र आ रहा है कि एक तरतीब से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इवॉल्व होते जा रहे हैं और एक कॉमन ओरिजिन और कॉमन रूट जो है वो उनका नज़र आ रहा है। ठीक है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस रूट में देखें, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ वो ए था, देन बी, देन सी और देन डी। लेकिन जो अनरूटेड ट्री होते हैं, अनरूटेड ट्री के अंदर हमें जो है ना वो उनका कोई कॉमन ओरिजिन या कॉमन एंसेस्टर हमें देखने को नहीं मिलता। अब इस ट्री के अंदर हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एवोल्यूशन में कौन पहले इवॉल्व हुआ, ठीक है, और इन सब का कॉमन ओरिजिन जो है वो कौन है। लाइक अगर हम लोग इसमें बात करें ना तो इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ए जो है वो मोस्ट जो है वो क्लोजेस्ट होगा विद देयर कॉमन ओरिजिन एंसेस्टर, विद देयर कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। सो मोस्ट जो क्लोजेस्ट ऑर्गेनिज्म हो सकता है वो ए हो सकता है एज कम्पेयर टू डी। डी जो है वो काफ़ी देर बाद जाके इवॉल्व हुआ, सो इसके अंदर हमें डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ए जो है। जबकि इसके केस में हम लोग जो है वो अनरूटेड ट्री के केस में हम लोग जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब अगेन इन रियलिटी जो है वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा इनका, कोई ना कोई तो एंसेस्टर होगा। सो इस केस में जो इस तरह से ट्री हमें जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है, वो क्यों मिलता है जी कि अगेन हमारे पास जो है वो डाटा मिसिंग होता है, हमारे हमने जो डाटा यूज़ किया है उसको मज़ीद जो है ना वो इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है। या उसके लिए फिर हम लोग जो है ना वो इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको रूटेड ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक आउट ग्रुप जो है वो ऐड करते हैं। आउट ग्रुप क्या होता है जी? आउट ग्रुप वैसे जो है ना वो रूटेड ट्री के लिए भी जो है वो ऐड करना ज़रूरी है, अच्छी बात है कि आपका ट्री जो है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो इवैल्यूएट हो जाती है। आउट ग्रुप कहते हैं हम लोग जी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि उस डिस्कसिंग डिस्कस्टिंग अंडर डिस्कस जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का उससे पहले जो है ना वो इवॉल्व हुआ हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी मैमल्स की या किसी जो है ना वो मैमल्स की हम लोग कोई स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बर्ड को जो है ना वो पिक कर लेंगे एज ए आउट ग्रुप, हम एक बर्ड का सीक्वेंस जो है वो पिक कर लेंगे। अब ये बात हमें मल्टीपल सोर्सेज से पता है कि बर्ड जो है वो मैमल से कई साल पहले जो है वो इवॉल्व हो चुके थे,
ठीक है ना। सो इसलिए वो जो अब बर्ड का सीक्वेंस होगा वो तमाम मैमल्स के ग्रुप का जो है ना वो कॉमन ओरिजिन, कॉमन जो है वो एंसेस्टर जो है वो डिक्लेयर हो रहा होगा। सो फिर ये इस तरह का एक अनरूटेड जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली एक रूटेड ट्री के अंदर। ठीक है। सो ये एक मेथड था। इसके अलावा आता है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लॉक। हम लोग इन ट्री के थ्रू जो है ना वो मॉलिक्यूलर क्लॉक के हवाले से भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ब्रांच की लेंथ होती है, ये ब्रांच की लेंथ हमें जो है ना वो बताती है टाइम पीरियड के हवाले से। लेकिन इसी तरह से हम ये जो ट्रीज है फिर इसकी स्केलिंग करनी पड़ती है हमें इस ब्रांच की लेंथ की। जिस तरह हम लोग कोई डायग्राम को या किसी ग्राफ को या खास तौर पर जब मैप को किसी को ड्रॉ कर रहे होते हैं पेपर के ऊपर, तो हम लोग उसकी स्केल डिफाइन करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस मच किलोमीटर्स। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लाइक 1 मिलियन ईयर्स। तो इस तरह से जो है ना वो उसकी स्केलिंग करके हमें जो है ना उसके बारे में पता लगता है कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने साल पहले जो है वो इवॉल्व हो चुका था। सो हम लोग इस ट्री से जो है वो किसी हद तक एक्यूरेटली नहीं लेकिन किसी हद तक जो है वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि कितने साल पहले जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ था। नेक्स्ट आ रहा है जी फॉर्म्स ऑफ ट्री रिप्रेजेंटेशन। दो तरह से जो है ना वो ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लैडो फॉर्म, क्लैडोग्राम की तरीके से, और देन आता है जी फाइलोग्राम के फॉर्म में। अच्छा जी, ये जो क्लैडोग्राम है ना, क्लैडोग्राम एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेक्सास को एक सिमिलर सिमिट्री के अंदर जो है ना वो सेपरेट करता है और खुला खुला सा नीट एंड क्लीन इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर अपार्ट करके उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट करवाता है। ठीक है। ये क्लैडोग्राम हमें जो है ना वो एक्चुअली सिर्फ क्लेड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक सिमिलर क्लेड के अंदर है, कौन पैरा फॉर्म में जो है इवॉल्व हुए हैं। सो इस तरह से सिर्फ क्लैडोफॉर्म हमें सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन जो फाइलोग्राम होता है, फाइलोग्राम में ब्रांच लेंथ्स भी जो है ना वो वेरी करती है और ब्रांच लेंथ्स वेरी करने की वजह से फिर हमें जो है ना उस एवोल्यूशनरी टाइम के बारे में जो है वो अंदाज़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ट्री को देखें तो इसमें हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले जो इवॉल्व हुआ वो सबसे छोटी ब्रांच लेंथ है डी की। ठीक है। तो हमारे पास डी जो है वो सबसे पहले इवॉल्व हो सकता है, देन ए जो है उसके बाद इवॉल्व हो सकता है, देन बी, देन हमारे पास सी और ई जो है वो कॉमन हायरार्की के अंदर जो है वो आ रहे हैं। तो हमें जो है ना वो फाइलोग्राम से जो है वो कुछ अंदाज़ा होता है उसकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली, जिससे हम लोगों ने पीछे मॉलिक्यूलर क्लॉक के हवाले से बात की। प्रोसीजर की बात करें कि किस तरह से हम लोगों ने फाइलोजेनेटिक ट्री को डेवलप करना है। सबसे पहले आता है जी उसमें 5 पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को हम लोगों ने गो थ्रू करना है और इनमें इन चीज़ों के बारे में जो है वो हम लोगों ने प्रोसीडिंग्स करनी है। फर्स्ट वन इज़ चूजिंग द मॉलिक्यूलर मार्कर्स, के मॉलिक्यूलर मार्कर्स को सिलेक्ट किया जाए, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की जाए, देन मॉलिक्यूलर मॉडल जो हम लोगों ने सिलेक्ट करना है एवोल्यूशन के लिए कौन सा वो चूज़ करेंगे, देन ट्री बिल्डिंग मेथड कौन सा हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, और देन आ रहा है हमारे पास जी असेसिंग द ट्री रिलायबिलिटी की जो हम लोग ने ट्री डेवलप किया है वो किस हद तक रिलायबल है। आज जो है वो हम लोग सिर्फ फर्स्ट टू पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स को क्या है, उनको कैसे सेलेक्ट करना है, कौन से मॉलिक्यूलर मार्कर्स कब यूज़ किए जा सकते हैं, और देन आ जाएगा हमारे पास ही परफॉर्मिंग द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स। फर्स्ट वन इज चॉइस ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो है ना हमारे पास वो मेजरली दो तरह से जो है ना वो दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज डीएनए एंड सेकंड वन इज प्रोटीन्स। अब कब और किस को यूज़ करना है ये टोटली डिपेंड करता है किसी भी एक रिसर्चर के ऊपर। लेकिन उसकी डिफरेंट जो है ना वो पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने जो है वो यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना वो एनालाइज कर रहे हैं विद इन द पॉपुलेशन, विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म की स्पीशी के पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है ना, एक पूरी पूरी स्पीशी के अंदर भी नहीं बल्कि एक छोटे से पॉपुलेशन के ग्रुप के अंदर आप लोग जो है ना वो एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो तब आप लोग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के, इवन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जो है ना वो नॉन कोडिंग रीजन को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इवॉल्व होता है। ठीक है। सो हम लोगों को जो है वो रीसेंट जो चेंजेस हैं उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द हायरार्की इन द सेम पॉपुलेशन। सो अगर आप लोग जो है ना वो किसी वाइडली ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को जो है वो कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, राइबोसोमल आरएनए को
के डीएनए को ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आरएनए के सीक्वेंस को जो है हम लोग पिक कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग प्रोटीन किसी खास किस्म के प्रोटीन सीक्वेंसेस को जो है पिक कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि राइबोसोमल आरएनए का जो सीक्वेंस है वो बहुत कम जो है ना वो उसके अंदर म्यूटेशंस आती हैं। ये बड़ा कंजर्व रहा है, लेकिन स्टिल म्यूटेशंस आती हैं। और अगर हम लोग बहुत ही कोई दूर तक किस्म के ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर हम लोग खास किस्म की प्रोटीन्स जो कि हाईली कंजर्व रही हैं एवोल्यूशन के कोर्स में, उनको हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोग जो है वो ठीक तरीके से स्पीशीज़ को जो है वो अरेंज कर सकें। इवन अगर आप लोग कोई बहुत ही बड़ा डोमेन्स के दरमियान में आप कंपैरिजन करवाने जा रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स का, ह्यूमंस और बैक्टीरिया का कंपैरिजन करवाने जा रहे हैं, या किसी यीस्ट और बैक्टीरिया का कंपैरिजन करवाने जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर उस केस में हम लोग जो है ना वो हाई कंजर्व प्रोटीन्स को ही प्रेफर करेंगे। प्रोटीन सीक्वेंसेस आर प्रेफरेबल, क्यों? इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बड़ी डिटेल से डिस्कशन की है कि प्रोटीन सीक्वेंसेस को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। हम लोग जब मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स को जो है वो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने इस पॉइंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन एग्जिस्ट जो है प्रोटीन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो प्रोटीन की कंजर्वेसी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू डीएनए सीक्वेंसेस। वहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और यहाँ पर जो है ना 20 अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन ये 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रैंडमली प्लेस होने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू 4 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि बड़े ईज़िली जो है 50% चांसेस हैं जी कि नेक्स्ट जो कमिंग न्यूक्लियोटाइड है वो रैंडमली प्लेस हो सकता है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें थर्ड कोडॉन की, तो आपको पता है कि जो थर्ड कोडॉन का जो थर्ड लेटर है, किसी भी कोडॉन का थर्ड लेटर है, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंस रखता है ड्यू टू द डीजेनरेसी प्रोसेसेस। फिर इसी तरह से आता है हमारे पास प्रेफरेंशियल कोडिंग यूजेज, कोडॉन यूजेज। हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की थी कि स्पीशी टू स्पीशी कुछ ऐसी हैं जो कि ना अपनी स्पेशल कोडॉन्स की जो है वो परसेंटेज को यूज़ करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि सीरीन ही है, अगर वो 6 डिफरेंट कोडॉन से यूज़ होता है, तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि सिर्फ 1 या 2 कोडॉन को बार-बार यूज़ करेंगी सीरीन को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है? बाकी तमाम कोडॉन्स को जो है वो यूज़ ही नहीं करेंगी। वो बहुत रेयरली जो है वो उन स्पीशीज़ को जो है वो यूज़ उन वो स्पीशीज़ जो है वो उन कोडॉन्स को यूज़ करेंगी। सो इसलिए फिर हमें जो है वो इन बेसिस पर कि हम लोग अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में कंपेयर करवाने जा रहे हैं और हमें पता है जी एक के अंदर जो है वो उस अमाइनो एसिड की पोजीशन सीरीन के ऊपर कोई एक कोडॉन आ रहा है, दूसरी जगह पे कोई दूसरा कोडॉन यूज़ हो रहा है, लेकिन अमाइनो एसिड वो सेम कोड कर रहे हैं सीरीन का, ठीक है ना? सो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास डिफरेंसेस आ जाएँगे और वो ट्री जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। तो यही बेहतर है कि हम लोग जो है ना वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस को देखें। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो अमाइनो एसिड से भी ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग जो है ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएँ। अमाइनो एसिड्स के अंदर भी, अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर भी हम लोग मज़ीद अगर कंज़र्वेसी को एनालाइज़ करना है ना, तो हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। देखो अमाइनो एसिड सेम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले हो सकते हैं, और अगर सेम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी वाला अमाइनो एसिड अगर रिप्लेस होता है, तो देयर आर चांसेस कि प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना वो मज़ीद इसको लेवल को जो है ना वो इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, अगर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बहुत दूर के हों जिनको हम लोगों ने कंपेयर करना है। सो विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, इट्स टोटली अप टू यू। ये रिसर्चर के ऊपर है कि पहले वो स्टडी करे कि उसने किस ऑर्गेनिज्म के दरमियान में कंपेरिजन करवाना है। मोस्टली हम लोग, अगर हम रिसेंट स्टडीज़ के ऊपर बात करें, तो हम लोग जो है वो प्लांट्स की स्पीशी को आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बात करें, या मोस्टली हमारी लैब्स के अंदर अगर हम बात करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो आइडेंटिफिकेशन की जाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो है वो 16S राइबोसोमल आरएनए का सीक्वेंस जो है उसको एम्पलीफाई करते हैं, और उससे हम लोग जो है वो स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन जो है वो करते हैं। सो फर्स्ट चॉइस मॉलिक्यूलर मार्कर की सिलेक्शन हो गई। सेकेंड चॉइस इज अलाइनमेंट। ये बड़ा ही जो है ना वो क्रूशियल स्टेप है। अलाइनमेंट जो है वो अगर गलत हो जाए, तो ट्री कभी भी जो है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। आपको पता है गैप पेनल्टीज़ के बारे में भी पढ़ा है आप लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन, डिलीशंस के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने। सो मल्टीपल चांसेस है कि अगर आप लोग जो है वो अलाइनमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पाए, ठीक है, तो आपका जो ट्री है वो कभी भी ठीक तरीके से नहीं बनेगा और आपकी अल्टीमेटली रिजल्ट्स जो है वो अफेक्ट होंगे। सो अलाइनमेंट जो है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब कौन सा मेथड आप अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे, ये टोटली आपके ऊपर है।
यूज़ द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट मेथड यू कैन अफोर्ड, और उस मेथड को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो अलाइनमेंट करवाएं। फिर इसी तरह से मैंने आप लोगों को ये भी बताया, जैसे टी कॉफ़ी जो है वो एक बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें अलाइनमेंट जो है बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो करके देता है। इसमें आपको पता है वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर करता है ड्यूरिंग अलाइनमेंट। अच्छा जी, फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम अलाइनमेंट करवाते हैं तो देयर आर चांसेस, सिग्निफिकेंट चांसेस, कि अलाइनमेंट्स जो है ऑटोमेटेड अलाइनमेंट्स जो है वो कभी भी सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक तरीके से नहीं कर परफॉर्म करवा पाते, उसमें चांसेस ऑफ एरर स्टिल रहता है। तो फिर नेक्स्ट टास्क आता है आप लोगों के लिए कि आप उसको मैनुअली एडिट करें। अच्छी एडिटिंग किए बगैर आप लोग जो है ना अच्छा ट्री हासिल नहीं कर सकते। सो आप क्या करें कि आप जो है ना उसकी ट्री की जो है वो फाइनल मैनुअल एडिटिंग करें। आप देखें कि कौन सा जो डोमेन है वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज है कि नहीं है, कौन सा रीजन है जो बड़ा ही जो है ना वो मिस अलाइंड है, उस रीजन को ही ओमिट कर दें। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं जी, कि सिमिलर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रेजिड्यूज़ को आपस में जो है वो अलाइन करवा देते हैं। और कुछ जो है वो आगे से इसके आगे नेक्स्ट स्टेप ये लेते हैं कि जो मिसमैच्ड रीजन्स होते हैं उस मिसमैच रीजन्स को ही उठा देते हैं, और कुछ तो ऐसे सीवियर अलाइनमेंट्स करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना उन्हीं रीजन्स को उठाते हैं जहाँ पर एग्जैक्ट मैच आ रहा है, वो गैप्स को पेनल्टीज़ को जो है ना वैसे ही ओमिट कर देते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास जो है ना वो एवोल्यूशनरी डाटा काफ़ी हद तक जो है वो लॉस हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है, मोस्ट केसेस में ऐसा होता है जब आप लोग डिफरेंट प्रोटीन्स को आपस में अलाइन करवा रहे हैं, तो उनका स्टार्ट वाला और एंड वाला रीजन, मोस्टली केसेस में, नॉट ऑलवेज, स्टार्ट वाला और एंड वाला रीजन जो होता है उसमें काफ़ी एम्बिग्विटी आ रही होती है और मिस मैचेस नज़र आ रहे होते हैं। तो अच्छे ट्री के लिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग उस टर्मिनल रीजन्स को जो है ना वो कट डाउन करके सिर्फ सेंट्रल रीजन के ऊपर फोकस करके उनसे हम लोग जो है वो एवोल्यूशन ट्री डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बताया, मैंने बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स जो है इनको अकाउंट में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये हमें जो है ना वो एग्जैक्ट फंक्शन के बारे में बताते हैं, एग्जैक्ट एवोल्यूशन में जो है ना वो क्लोजनेस के बारे में हमें जो है ना वो बताते हैं। इसमें के लिए पैरालाइन सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ हो रहा है, जो कि एक्चुअली सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अकाउंट में रखता है ड्यूरिंग अलाइनमेंट। इसी तरह से आप, मैंने बता दिया कि फुल पार्ट या किसी छोटे से पार्ट को जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अप्रोचेज़ भी हैं अलाइनमेंट को रिफ़ाइन करने के लिए, इसमें रास्कल और नॉर्मैट जो है वो यूज़ हो रहे हैं। जी ब्लॉक एक है जो कि एलिमिनेट कर देता है उन पुअरली अलाइंड रीजन्स को जो कि आपकी अलाइनमेंट के अंदर मौजूद हैं। सो ये कुछ ऑटोमेटेड अप्रोचेज़ भी हैं। अगर आप न्यू भी हैं तो आप लोग ऑटोमेटेड अप्रोचेज़ की तरफ जो है वो जाएँ। सो ये था प्रोसीजर, कुछ बेसिक पॉइंट्स थे फाइलोजेनेटिक्स के हवाले से। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस फाइलोजेनेटिक के नेक्स्ट प्रोसीजर्स को जो है ना वो डिस्कस कर सकें। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।